ठीक है। चलिए, जिनको ना पता उनको बता दे रहे हैं, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा आपको। फ़िज़िक्स में जो मैकेनिक्स पोर्शन है वो ही पढ़ाएँगे, ठीक है। तो जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर शायद सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके आगे जो रहेगा तो यूनिट डायमेंशन का आगे से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो रहेगा वेक्टर बाद फिर मोशन में 1D 2D, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, जो भी रहेगा वो पूरा मैकेनिक्स पोर्शन देखेंगे, ठीक है। बाकी जो सर पढ़ा रहे होंगे वो अपना पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम दिया होगा जैसे, तो क्या लगा एग्ज़ाम का, पहले तो ये बताइए अनुभव आपका क्या रहा। तुम बताओ, खड़े हो। बात उसमें चीज़ों को देखिए, एक चीज़ ऐसा है ना, कई बार ऐसा होता है जब टीचर पूछने लगता है कि बताओ पेपर कैसा रहा, तो लगता है कि यार हमारा ही पूछ रहे हैं। भाई हमारा मतलब ये है कि पूछ आपसे रहे भाई आपकी कठिनाई कहाँ पर रही। जब जैसे समझ सकेगा टीचर, जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, अब मरीज़ आपको इतनी दिक्कत नहीं बताएगा तो इलाज क्या करोगे, ठीक है। जो इलाज दूसरे डॉक्टर से यहाँ करा गया होगा वही आप भी कर दोगे, तो दूसरे डॉक्टर को छोड़ के आपके पास है, आपको छोड़ के तीसरे के पास चला जाएगा। तो जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं सही से करोगे तब तक पेशेंट नहीं रुकेगा, और पेशेंट नहीं रुके तो पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बीमारी कैसे दूर होगी, आपको ही तो अनुभव रहता है ना। इसी तरह टीचर रहता है जो उसे पता चलना चाहिए भाई समस्या हो कहाँ रही है। अब उसे लगता है तो हम यहाँ सब पढ़ा रहे बढ़िया पढ़ा रहे, उसी से तो आया है, लेकिन उसी से आया तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, बात ये भी तो आती है। तो क्या लग रहा था तुमको, बताओ। नहीं, बात ये होती है जैसे फिजिक्स में शुरुआत में कहता हूँ कि आपको 45 में 45 नहीं सही करने हैं। जैसे शुरुआत में कहता हूँ, अगर मैं गारंटी देता हूँ कि क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है, मतलब जितना भी आप पढ़ोगे अप टू फुल सिलेबस तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, उसका केवल 80% तक आपको याद रहे। मैं 100% तब भी नहीं कह रहा हूँ, 80% तक अगर आपको याद रहता है, याद रहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है, उसे प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन 100% है। 80% में अगर देखो तो 45 में से 36 क्वेश्चन बनते हैं जा करके। फिजिक्स में आप 35 से 36 अगर सही कर ले रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% है। कंडीशन ये है कि ऑब्वियस सी बात है, बायो में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 85 प्लस होने चाहिए। अगर बायो में 80 से नीचे आ गए तो सिलेक्शन के आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि बायो जब से कहते हैं ना सनातन काल से, जब से नीट चला 90 में 90 ही आते हैं। या भीड़ में देख लो कि किसी को मतलब जो भी सिलेक्शन लायक होगा उसके 80 से नीचे तो नहीं होगा, 85, 86, 80 सबके 85 बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। आप भी देख लीजिए, आपको भरोसा नहीं रहता कि हमारे तब भी 70-75 लोगों के आ जाते हैं। अगर आपके बायो में 85 है और केमिस्ट्री में 35, 36, 37 के आसपास आ रहे हैं जाकर, तो फिजिक्स में 35 है, तो आपका सिलेक्शन 100% है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि 30 या 35 नहीं सही किए जा सकते थे। अब दिक्कत, चलो बैठ जाइए। दिक्कत ये होती है जैसे हमने शुरू में कहा था कि भाई इस बार उन्होंने ये किया, भाई क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी, 45 जगह 50 कर दिए, ठीक है। अब पहली बात तो देखो, शुरू से उन्होंने बेईमानी करना शुरू किया था। जब से स्कूल खुलने का आ रहा था ना, स्कूल खुलेंगे, पहले उन्होंने कहा कि जो है NCERT का सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया। तो सब कोचिंग वाले कहने लगे सिलेबस जो है घट गया, हमें कम पढ़ाना है, आपको इतने कम समय में इतना पढ़ सकते हो। बच्चा भी उसी माइंड सेटअप में था, ठीक है, चलो इतना कम पढ़ना जा करके। फिर जेईई में उन्होंने पूरा सिलेबस रख दिया, तो ये तय हो गया चलो भाई नीट का आने, तो नीट में पूरा सिलेबस रख दिया। सिलेबस पूरा रखने के बाद उन्होंने क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी। तो पहली बात तो बच्चे ने उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, ठीक है, और इसके बाद उसी टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हो गए। तो फिजिक्स में थोड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि भाई अगर ज़्यादा भी समय, उतने समय में ज़्यादा क्वेश्चन अगर करने रहेंगे तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होने लगती हैं। और वही रहा, जिसकी सिली मिस्टेक्स कम रही तो वो सिलेक्शन उसका हो रहा है, और जिसकी सिली मिस्टेक्स बढ़ गई हैं तो वो सिलेक्शन की या तो बाउंड्री पर है या तो सिलेक्शन से बाहर है। फिर वो इंतजार कर रहा है यार पता नहीं फिर मेरिट क्या जाएगी। अगर मान लीजिए कम आए, जैसे इस साल जैसे हमारा जो परसेप्शन है तो 590 के आसपास जिसके भी सही होंगे, मतलब 590 मार्क्स जिसके आ रहे होंगे उसका सिलेक्शन MBBS में मिल जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। अब बाकी तो जब ये है टेंटेटिव आइडिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि 600 तो नहीं जाएगी, 600 से कम ही रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना जैसे जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आप इतनी बस कोशिश करेंगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको लगभग देखो, कई बार दिमाग में आपके आएगा, अभी नहीं तो धीरे धीरे करके आएगा। जब थोड़ा और सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, तुम सोचोगे यार इतना ज़्यादा हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा है। तो जिनका सिलेक्शन होता है, कोई ऊपर से अचानक से ऐसे तो पैदा तो नहीं होते, आसमान से उतरे जैसे नहीं एनिमेटेड मूवी दिखाया जाता है फिर ज़मीन पे आ गए जा करके, ऐसा तो नहीं होता है। आपके बीच के ही साथी होते हैं, ठीक है, आपके साथ रह रहे होते हैं, आपके हॉस्टल में रह रहे होते हैं, आपके साथ में या तो पढ़ रहे होते हैं जा करके। हर जगह होता है, किसी शहर में चले जाओ, किसी कोचिंग में चले जाओ, 100% सिलेक्शन किसी का नहीं होता, ये भी तय बात है। अगर इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, कोचिंग हमेशा चाहती है कि यार सबका सिलेक्शन हो जाए, अच्छा रहे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी तय बात है,
लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है कि जो आपने एक बार प्लान कर लिया, ठीक है, आपको पता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे आज हम डिसाइड करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ये होगा कि भाई पूरा सिलेबस हमें सही से पढ़ा दिया जाए, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है वो टीचर हमें समझा दे, ठीक है, हमें फिर जैसे किया इसके बाद फिर हमें बता दे। धीरे धीरे आपको मतलब 100 क्वेश्चन सपोज करिए, 100 क्वेश्चन में आपको जब तक 80-85 आने लगें तो समझ लो आप ठीक हो। अगर 10, 20, 30 ही सही हो रहे हैं तो आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। तो अगर आप 80 to 85% हर चैप्टर में आप क्वेश्चन सही कर ले रहे हो, मतलब आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप यह है कि समय पर सिलेबस ख़त्म हो जाए और उसको हम रिवाइज कर लें। अब यही 2 बातें इस साल नहीं हो पाई। एक तो बाद में कोचिंग की परमिशन मिलना कि बाद में शुरू हुए जा करके, ठीक है, और दूसरा उसके पहले फिर से लॉकडाउन लग जाना। तो ये तमाम फिर कंडीशन तमाम होते हैं ना कि एरर जो रहती है जा करके लाइफ में, वो सब हो जाकर उसका मिला जुला असर सब पे दिखा जा करके, चाहे स्टूडेंट हो चाहे डिफरेंट कोचिंग हो। अब फिजिक्स की बात ले लो, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, कोई ये तो नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ से देखो बच्चे बिल्कुल आसान लगा जा करके, कठिन सबके लिए था। लेकिन बात ये होती है आसान हो या टफ हो, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात इससे मतलब होता है। चाहे तुमको बिल्कुल ना आ रहा हो, चाहे तुम्हें खूब आ रहा हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो सही हो, अगर तुम्हें खूब आ रहा हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो नहीं सही है। तो आप जैसे यहाँ पर करेंगे तो आपको बस बेसिक इतना करना है कि कम से कम जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम लोग वेक्टर पढ़ा रहे हैं, तो आज से जैसे ये है कि वेक्टर क्या बेसिक समझेंगे, उस पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वेक्टर के एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में है, ऐसा नहीं किसी वेक्टर के एप्लीकेशन किसी चैप्टर में रहेगा, आपको पूरे फिजिक्स में मिलेगा वेक्टर का एप्लीकेशन। क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एप्लीकेशन रहेगा। उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एप्लीकेशन रहेगा, ठीक। तो इतनी बात है, तो इसको शुरू करते हैं। अब स्टार्ट में जैसे ये करेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है 4 ग्रुप में। पहले रहेगा रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है कि जब किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसे हम रेशियो कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि जैसे एंगल रहता है, एंगल का आर्क अपॉन रेडियस रेशियो है, लेकिन इसमें क्या है कि यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है डिग्री या रेडियन। जैसे बात करते हैं रेडियन लिख देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो हम क्लासीफाई करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम। पहला है रेशियो, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी, तीसरा है वेक्टर और चौथा है टेंसर, ठीक। 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा या ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। यूनिट मतलब होता है जैसे हम लिख रहे हैं 5 किलोग्राम, तो ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है उसकी यूनिट है। तो इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यूनिट नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे हम रेशियो। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास की बात करें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लें एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आता है 1.5, कोई यूनिट नहीं लिखी रहती इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा पढ़ेंगे जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको जैसे लेकिन जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा रहेगा, सपोज कि किसी 0.3 लिखा रहेगा, 0.7 लिखा रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तीसरा जैसे बात करें रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है उधर से। रेशियो मतलब होगा कि इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यूनिट नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे हम रेशियो। अब जैसे एंगल है, एंगल में क्या रेशियो तो है लेकिन इसकी यूनिट होती है, तो एंगल रेशियो में नहीं आएगा, ठीक है। एंगल का आगे हम बात करेंगे किस में आएगा वो बात है। तो पहले ऐसे इसको बनाइए इसमें, ठीक है, और इसको लिखिए रेशियो के आगे ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नो यूनिट। एग्जाम्पल में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी।
फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, रेशियो, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। अलग अलग मटेरियल जैसे ग्लास का है, वाटर का है, अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है जा करके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब क्या होता है, सापेक्ष घनत्व जो रहता है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, रिलेटिव मतलब सापेक्ष किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे उसने लिखा है कि सपोज करिए आयरन का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो सपोज कर उसने 3 लिख रखा है और वाटर को होता है 1, तो इसका मतलब जनरली सामान्यतः जो उसका घनत्व लिखा जाएगा वो वाटर के एस्पेक्ट में होता है। मतलब उसका जितना, अगर 1 से ज़्यादा है मतलब वो पानी से भारी है, अगर 1 से कम है तो पानी से वो हल्की है। अगर पानी से भारी होगा तो पानी में क्या होगा, वो डूब जाएगा, है कि नहीं। जिसका अगर डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम है तो ऊपर वो पानी से फ्लोट करेगा। जैसे ऑयल होता है, जो तेल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम रहती है, तो वाटर ऑयल क्या होता है उसके ऊपर वो स्प्रेड करता है, जाकर फैल तैरेगा, फ्लोट करेगा, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिख लेंगे इसके आगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, ये तो बात हो गई रेशियो की। ध्यान ये रखना है एंगल यहाँ पर रेशियो में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एंगल की यूनिट होती है, ठीक है। हमें क्या लाना है, सिर्फ उनको लाना है जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट ना हो। स्केलर की बात करें, स्केलर में आ जाएगा, इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी यूनिट रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसको मिला के बोल दिया जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। तो देखिए क्या हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड था, न्यूमेरिकल वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यूनिट और जोड़ दिया गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाकर क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। लिख लेंगे इसी तरीके से। अब वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी, उसे बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। सिंगल देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने कहा केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट नहीं, फिर क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट आ गई, उसको क्या बोल दिया गया, मैग्नीट्यूड। फिर इसमें एक क्वांटिटी और बढ़ गई, मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई। तो वेक्टर क्वांटिटी वो रहेंगी जिनमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। स्केलर की अगर बात करें, स्केलर में एग्जाम्पल आ जाएगा टाइम, डिस्टेंस, हाँ, स्पीड, करंट, मास, सही है। तो ये रहेगा टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, करंट, मास, सब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। आगे जैसे पढ़ोगे हर चैप्टर में, याद नहीं करना आपको, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। है
नहीं नहीं, टेंसर नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो स्केलर है। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड करंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होती है। करंट जो है डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और एरिया का। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, इनका ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट वो क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर होती है जाकर के। जैसे हम वर्डन पढ़ेंगे तो वर्डन रहता है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट। वर्डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी रहती है जाकर के। इसी तरह जो करंट रहती है ये करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। एरिया की वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? स्केलर। तो करंट एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये रहा जा करके। वेक्टर में बात करें तो वेक्टर में आ जाएगा एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, टॉर्क, ये आ जाएगा। बाकी ऐसे तमाम रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तमाम रहते हैं। वो धीरे धीरे सब जान जाओगे, लेकिन बेसिक आइडिया है। डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, टॉर्क रहेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब बात आती है टेंसर क्या होती हैं। अब इसके और आगे बढ़े, और आगे देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो ले लिया। अब टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम डिफाइन ना कर पाएँ। जैसे हम पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे हाथ है, ये रिंग है या डिस्क मान लो, ठीक है, सॉलिड तो डिस्क मान लेते हैं। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर आता है वो mr²/2 आता है, लेकिन अलोंग द प्लेन जो आता है वो mr²/4 होता है। देखो जब डायरेक्शन कैसी है? प्लेन के परपेंडिकुलर, तब आ रहा है mr²/2, और लेकिन जब हमने प्लेन के पैरेलल कर दिया था mr²/4, डायरेक्शन बदली, मैग्नीट्यूड बदल गया। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई फोर्स है, अगर फोर्स मतलब हम ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो वही फोर्स अगर वेस्ट में कर दें तब भी तो 5 न्यूटन रहेगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड ही बदल जा रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी कंप्लीटली डिफाइंड ना कर पाएँ हम, उसे बोला जाता है टेंसर। और इसमें जैसे अभी बता रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है, वो टेंसर क्वांटिटी रहती है। तो लिखेंगे इसके नीचे, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। that is its magnitude changes on changing direction. Its magnitude changes on changing direction. अगर हम डायरेक्शन बदल देंगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी बात। अब पढ़ना है हम लोगों को, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। हाँ वही ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, लॉ वेक्टर एडिशन को अभी हम देखेंगे। हाँ डायरेक्शन अभी देखेंगे, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ये, अभी इसको देखेंगे। ऐसे कई है, जैसे प्रेशर है, प्रेशर में जो डिफाइन किया जाता है तो ये कहा जाता है ना, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। वैसे तो उसमें भी डायरेक्शन आ रही है, लेकिन प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है।
तो उसमें जैसे आप देखेंगे तो अभी डिस्कस करेंगे सबका। अरे भाई उल्टा कर रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी, तभी हम उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे इन्होंने ये कहा कि करंट में भी क्या है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उसको कहा गया स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो करंट कहा गया, ठीक है। करंट जैसे सपोज करिए ये कोई वायर है, कंडक्टर है, इसका सिरा ए है और ये बी है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। माना यह जाता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, विपरीत दिशा में रहता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ होगी जा करके। तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा कंडक्टर लें, ठीक है, इधर बना दे रहा हूँ, दूसरा कंडक्टर लें, ये सपोज P है, ये Q है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करें Q से P की तरफ तो करंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसका P से Q की तरफ हो जाएगी। अब सपोज करिए जो करंट की वैल्यू आ रही है, ये आ रही 4 एम्पियर, यहाँ भी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करिए 3 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ पर करंट डायरेक्शन है B से A की तरफ और यहाँ पर करंट डायरेक्शन है P से Q की तरफ। मैग्नीट्यूड भी लिखा, डायरेक्शन भी देख रहे हैं हम। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएगा आपको, बिल्कुल वही होता है ना कि आपके दिमाग को अपने हिसाब से वो घुमाएगा कि देखिए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर इफ़ इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर कहेगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज्यूम टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। भाई जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट होगी, या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। एंड मैग्नीट्यूड इज दिस, मैग्नीट्यूड लिख देगा। सो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट विल बी, लिखेगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर या नन ऑफ दिस, ठीक है, या बोथ कर देगा वेक्टर स्केलर। तो अब जैसे वेक्टर को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे हम सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने मात्र से वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब करंट देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए कुछ और भी शर्त है। तो जो नेक्स्ट जो कंडीशन रहती है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन के रूल को या लॉ को इसे फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या होता है, आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे, जो रिजल्टेंट आता है वो आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल है। मतलब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जानी चाहिए, ठीक। अब इतनी बात निकल के आई। अब यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे हम उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ, कि किसी जंक्शन की तरफ जितनी करंट आएगी उतनी करंट जंक्शन से दूर जाएगी, यही कहता है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये कहें कि सपोज़ करिए ये 5 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, यहाँ पर एंगल 40 डिग्री है, तो यहाँ पर करंट कितनी जानी चाहिए, 9 एम्पियर। मान लीजिए यहाँ पर एंगल हम कम कर दें, करंट वही रखें हम, ये 5 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, यहाँ पर एंगल मान लीजिए 30 डिग्री कर दें, तो यहाँ करंट कितनी जाएगी, 9 एम्पियर। तो देखो एंगल के बदल जाने से के बावजूद भी यहाँ पर करंट नहीं बदली। भाई जो रूल वहाँ पर कहता है वो यही कहता है ना, जितनी करंट जंक्शन की तरफ आएगी उतनी करंट जंक्शन से दूर जाएगी। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तब भी करंट 9 एम्पियर आ रही है, 30 डिग्री है तब भी करंट 9 एम्पियर है। इसका मतलब ये जो करंट का सम हो रहा है ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा मतलब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। एक तो ये अपना ये जस्टिफिकेशन आया। और दूसरा अभी बताया था कि करंट क्या होती है, ये स्केलर प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और एरिया का। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होता है वो
स्केलर ही रहता है जाकर के। इस लिहाज से भी क्या करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्यों है, क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है, या क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी का। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। कैसे, जैसे हम वर्डन पढ़ते हैं, वर्डन रहता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी एनर्जी हो वो एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी रहती जा करके, पोटेंशियल एनर्जी सपोज करिए लिखा हमने, जैसे ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो किन्हीं दो फिजिकल जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर रहता है जाकर के। तो दो बातें होगी इसको जस्टिफाई करने के लिए करंट को, एक तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, और दूसरा क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए भी क्या रहे, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफाइन करना चाहें कि भाई वेक्टर क्वांटिटी बताइए कि क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहेगा जा करके, इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होगा ही होगा, और प्लस इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी रहेगा जा करके। तो लिखेंगे इसके नीचे for it the quantity must के बाद डैश लगाएंगे, ठीक है ऐसे, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हैव मैग्नीट्यूड, दूसरा आ जाएगा डायरेक्शन, और तीसरा आ जाएगा मस्ट हैव, ठीक है, एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये तीन शर्तें अगर पूरी कर रही कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी वो वेक्टर होगी। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो कॉमन सी बात हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो करंट में भी था लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट शर्त ये है जब तीनों को फॉलो करेगा तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब बाकी सिंपल सा है, सिंपल क्या है, जैसे किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ये वेक्टर है, इसके ऊपर हम ऐसे एरो बना देंगे, ठीक, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर लिखा है तो वेक्टर ए हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इस वेक्टर केवल ऐसे लिख दिया जाएगा, या इसको ऐसे दोनों तरफ ऐसे मॉड लिख दिए बना दिया जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड केवल लिखा होगा, कई बार ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखा, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, ये क्या लिखा है, वेक्टर लिखा है, ऐसे बना लेंगे, नीचे नोट करके लिख लेंगे वेक्टर ए। अगर मैग्नीट्यूड है तो केवल इसके ऊपर से वेक्टर साइन हटा देंगे वो लाइन, या इसके दोनों तरफ ऐसे ये दो लाइन खींचने, इससे बोला जाता है मॉड, क्या बोला जाएगा, मॉड, मॉडुलस जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसे बोल देंगे। ठीक है, तो सिंपल से आ गया। अब यहाँ से हमें देखना है कि वेक्टर के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स में वैसे क्वेश्चन नहीं रहता जा करके, लेकिन हमें जैसे बेसिक पता रहेगा तो आगे हम उसको अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि वेक्टर में जो मेन क्वेश्चन बनेगा जा करके, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस या डॉट। जैसे इसी साल 2000 अभी में आया था, क्रॉस प्रोडक्ट से आया था, ठीक है, जो सेक्शन बी है उसमें लिख रखा था, उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा बताइए कौन सा सही होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जिनको जैसे पता है तो कर लेंगे, ठीक। तो इसमें हमें क्या देखना है, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले समझा देंगे, इसके बाद अभी हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ वेक्टर,
तो यहाँ तो ये बेसिक है। तो सीधा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, ठीक है, फिजिक्स में, जैसे अलग उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर कि कैसे वेक्टर कोई जनरेट हुआ, तो वो दो टाइप का रहता है। अगर मान लीजिए जैसे हमने किसी पॉइंट पर फोर्स लगाया तो ऊपर क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा जहाँ पर हमने फोर्स लगाया, तो उसे बोला जाता है पोलर वेक्टर। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं के पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसे बोलेंगे हम एक्सियल वेक्टर। जैसे सिंपल जैसे दरवाज़ा है ये, अब दरवाज़ा अपनी जगह पर फिक्स है, इसको अगर हम कहीं पर फोर्स लगाएंगे तो अपनी एक्सिस पर इधर उधर ऐसे मूव करेगा ये। ठीक है। जैसे झूले होते हैं, चाहे ऐसे वाला हो जैसे हॉर्स बना रहता है या ऐसे वाले बने रहते हैं वर्टिकल वाले, किसी में देखिए अपनी एक्सिस पर तो फिक्स रहते हैं ना, वो उसी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। ठीक। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मतलब एक्सिस है तो एक्सियल वेक्टर होगा। अब अगर फोर्स अप्लाई करने से वो मूव कर रहा है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे बोला जाएगा पोलर वेक्टर। ठीक है। जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। अगर ये मार्कर रखा है सपोज करिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर फोर्स लगाएं तो ऐसे मूव कर जाएगा ना, तो यहाँ पर कहीं तो हम फोर्स लगाएंगे और जहाँ पर फोर्स लगाएंगे उसी बोलेंगे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इस पूरे फिजिक्स में जो वेक्टर को क्लासीफाई किया हुआ है वो दो ग्रुप में किया गया, पोलर और एक्सियल। तो एक्सियल तो वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर बॉडी कोई रोटेट करेगी, जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब रोटेट कब करती है, जब टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क रहता है जा करके। अब जितने भी यहाँ रोटेशन तुम समझोगे, रोटेशन में क्या आ जाएगा, जैसे मतलब अर्थ होती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और क्या करती है, सन के राउंड वो रिवॉल्व करती है, चारों तरफ घूमती है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और एक्सिस पर घूमे तो उसे बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। अपनी एक्सिस पर रोटेशन का कितना समय रहता है, 24 आवर। और जबकि रिवोल्यूशन का क्या होता है, 360, 1 साल लग जाता है जा करके। ठीक है। तो ये रहता है जा करके रोटेशन और रिवोल्यूशन। किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमे उसी को हम एक्सियल वेक्टर में आ जाएगा। तो एक्सियल वेक्टर में क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अगर घूम रहा है तो आती एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधी रेखा में चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट केवल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन या उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दिया सकता है। और किसकी वजह से चलेगा, वो फोर्स की वजह से। उसमें घूम किसकी वजह से रहता है, टॉर्क की वजह से। तो दो टाइप के रहे, पोलर और एक्सियल। पोलर में क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जैसे फोर्स आ गया। और एक्सियल में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, मतलब टॉर्क आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइप्स, उसके आगे टाइप्स के नीचे लिख लेंगे 2 टाइप्स। तो पहला आ जाएगा पोलर, पोलर वेक्टर। तो इसमें आ जाएगा हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में आ जाएगा फोर्स, हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में आ जाएगा फोर्स। किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में तो लगाएंगे, उसी बेसिस पर उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगी। ठीक, पोलर वेक्टर आ गया। तो ऐसे ध्यान रखेंगे जितने में हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, मोशन इन 1D 2D, तो जितने ट्रांसलेटरी मोशन में एक वेक्टर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, पोलर वेक्टर में आ जाएंगे। और जितने रोटेशन वाले चैप्टर में आएंगे, जितनी क्वांटिटी, वो सब किस में आ जाएंगे, एक्सियल वेक्टर में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एक्सियल वेक्टर। तो ये हो जाएगा हैज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा टॉर्क। तो जो भी चैप्टर है उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही आता है फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये उसमें रोटेटरी डायनेमिक्स में मोशन इन रिजिड बॉडीज वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे इसको हम टॉर्क को। एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब ये उसी में आ जाएगा। ठीक, ये तो बेसिक हो गया। पूरे फिजिक्स में इसी ग्रुप में कोई न कोई वेक्टर आएगा। ठीक, अब दूसरा इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहता है वो मिसलेनियस। जैसे समझ लीजिए हम जितने भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसे बोलेंगे 0 या नल वेक्टर। अब पता चला कोई वेक्टर ऐसे जो एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो को इनिशियल,
कभी वेक्टर मान लीजिए सभी पैरेलल हैं तो पैरेलल वेक्टर, अगर उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हैं तो इक्वल, अगर उल्टा है तो अपोजिट वेक्टर। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो थोड़ा मैं आइडिया रहना चाहिए। कई बार सेंटेंस ऐसे बोल देगा टू इक्वल वेक्टर, तो इक्वल मतलब समझ जाएंगे, बराबर मतलब क्या होता है, सब इस तरह से बराबर होना चाहिए ना। अब जैसे वेक्टर की बात करें, वेक्टर में दो क्वांटिटी रहती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इक्वल हम तभी कहेंगे जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होंगी उसकी, तभी तो इक्वल बोलेंगे। अगर कोई कम ज़्यादा होगा तो फिर इक्वल नहीं होगा। अब जो इक्वल जैसे याद आ गया आपको, जैसे इसमें हालांकि तो उसमें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड से एक क्वेश्चन था, नहीं बोला था कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दे रखी थी, ऐसे दे रखी थी, अगर तो ये इधर दे रखा था और यहाँ पर रखा गया था डाइपोल, यहाँ पर प्लस क्यू लिखा था, यहाँ पर माइनस क्यू रखा हुआ था। पूछा गया था किधर मूव करेगा, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। पूछा तो पेपर कोई लिए है, अब आ गया तो बता ही देते हैं। तो जैसे बात इक्वल की हो रही है ना, आप देखो यहाँ पर क्या है कि ये लाइनें देखो पास पास हैं, ठीक है, और इधर क्या है ये दूर दूर है, डायरेक्शन भी अलग जा रही है और बीच में गैप भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनका जो मैग्नीट्यूड होगा कम होगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही इसमें कह रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, हालांकि देखो क्लास मतलब एग्ज़ाम हॉल से बाहर ज्ञान देना बहुत आसान होता है कि नहीं, कि नहीं तुम बिल्कुल आराम से सोचते। अब वहाँ एक्चुअली में ड्रॉबैक ये होता है एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, मतलब ये कह रहा हूँ कि आप जीवन के किसी भी स्टेज में हो, मतलब जब MBBS बन गए आप, ठीक है, आपने PG कर ली, MD MS जो मर्जी है आपने कर लिया, आपने सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद का जैसे दौर ये होता है आप किसी भी अच्छी पोस्ट पर जाओगे तो इंटरव्यू होगा। तो जीवन की किसी भी अवस्था में इंसान जब पहुँचता जा कर के, लेकिन एग्ज़ाम शब्द जब आ जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा लोकलाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता है कि हम मतलब ब्रॉड तब होता है जब आप जैसे आपके दिमाग में कुछ विचार नहीं चल रहे हैं तो जो मर्जी है वो आप सोच सकते हो। लेकिन जब आपको बिल्कुल टाइम फ्रेम फिक्स हो कि नहीं यार हमें जो है कि मतलब फिजिक्स के लिए जैसे का 1 घंटा आ गया, आपको लगा 1 घंटे में ही हमें सब करने हैं और इतने करने का हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो दिमाग थोड़ा बड़ा जल्दी लगता है, ऐसा लगता है कि एक बार पढ़े तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। उस चक्कर में हमें समझ नहीं पाता, हम अपने भी विचार को हम इवेलुएट नहीं कर पाते हैं कि हम जो सोचे हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो तो बाद में जब एग्जाम हाल से बाहर निकलते हैं और थोड़ा टेंशन दूर होती है तब वही देखते हैं, अरे यार ये तो हमने जो अपने ही देख के समझ आता है ये मैंने गलत कराया हूँ मैं, दूसरा तो बाद में कहता है, ठीक है। तो अब लेकिन इसीलिए प्रैक्टिस शब्द बना है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो किसी स्टेज में रह जा करके, अब जैसे इस क्वेश्चन को अभी जैसे हम कराएं कि देखो इसमें ऐसे सोचते तब भी निकल जाता करके, लेकिन वहाँ पर ऐसा शब्द नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपने देखा दिमाग में अभी तक जैसे ही होता है, जैसे सभी लोग यही कह रहे थे अरे पेपर आसान आएगा, पेपर आसान, लेकिन हो गया उल्टा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, लगता है तुम सोच रहे यार क्या कठिन है क्या, लेकिन सब तो कह रहे थे यार आसान आया, कि पिछले साल बहुत आसान आया था यार, इस बार भी यार आसान होगा, हम ही को कठिन लग रहा है, तो और घबराने लगता है वो, उस चक्कर में आते हुए फिर वो गलत होने लगते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन का है, ठीक है, ये दे रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, लिखा है डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन, ये डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, पहला ऑप्शन लिख रखा है टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख दे रहे हैं, विल डिक्रीज, इसमें कह रहा है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा कह रहा है टूवर्ड द राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट की जगह राइट कर रहा है, ठीक है, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है, इसमें कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तीसरा टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज,
कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। एंड फोर्थ टुवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ मूव करेगा एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, इतना दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी जैसे मैकेनिक्स एस्पेक्ट से सोचे, मतलब इसको हम सोचे, जैसे मान लीजिए आपको उसमें जो भी पता है, क्या पता है, हम लोग इतना जानते हैं कोई भी बॉडी उसी तरह मूव करेगी जिधर उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, है नहीं। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, जिधर आप मान लीजिए कोई, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे वो स्कूल में खेलते हैं ना, टग ऑफ वार, रस्सा कसी होता है, खेलते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं तो कुछ लोग इधर से खींचते हैं जाकर के। जिधर कोई मोटा आदमी होता है तो वो उसी तरफ चले जाते हैं जाकर के, उसको बिठा देते हैं, उसको चारों तरफ उसको लपेट दिया, उसको बस हिलना मत, और उसको कोई हिला तो पाएगा नहीं। ठीक है, अब उसको जो है उस बैठ गया, अब वो भाई ऑब्वियस बात उसी तरफ जाएगा, जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगा उसी तरफ जाएगा ना। अब बस आपको जैसे यहाँ पर यही देखना है। अब ये ना देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर पास पास हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब जो फोर्स लगता है कितना भैया भूल जाए, इतना तो पता ही रहता है, बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन मतलब ये इस पर लगेगा राइट की तरफ। ठीक, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसको देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, इस पर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। अब फोर्स कौन सा ज़्यादा है, राइट की तरफ वाला ज़्यादा है ना, राइट की तरफ वाला ज़्यादा है तो राइट की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, अब इतने तय बात होगी, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो राइट वाला आना चाहिए। ठीक है, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब नेक्स्ट बात, अब तुम ये सोचोगे, अब यहाँ तो हो गया, लेकिन अब भी मामला फंस गया कि यार पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगर उसका भी देखें, हालांकि जस्टिफिकेशन जैसे दो तरीके से देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी रहता जाकर के वो क्या रहता है, माइनस पी ई कॉस थीटा। जो थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन रहती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू कितनी आ रही है पी ई। ठीक, अब तो इसमें जो फोर्स लग रहा है किधर जा रहा है, आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू घटे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो राइट की तरफ मूव करेगा लेकिन घटेगी। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आया, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन ही जल्दीबाजी में, तो एक बार देखो वहाँ पर जो दिमाग से स्किप कर गया तो फिर वो याद नहीं आता है। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स वाले पोर्शन को ध्यान करो तो वहाँ जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है, जैसे मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये ऐसे रखा गया है, एक बॉल को ऐसे रखा गया है, दूसरी को ऐसे रखा गया है, तो इसमें अगर कहा जाए इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये वाली रहेगी ना। क्यों, क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हमेशा कोई भी बॉडी हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसको हम तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं ना, ये अपने आप इस पर लग रहा है, तो ये डायपोल उधर की तरफ मूव करेगा जहाँ पर ये स्थायी रह सके। स्थायी उधर ही रह पाएगा जहाँ पर इस पर फोर्स कम लगेगा, जिस डायरेक्शन में उधर मूव करेगा, और जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। तो ऑब्वियस बात, इधर ज़्यादा फोर्स इधर कम फोर्स, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, राइट की तरफ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी जा करके। अगर मान लीजिए इसको जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से सोचते तो हमारा सीधे ऑप्शन क्या होता है, राइट की तरफ मूव करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी जा करके। अब जैसे ये आता है कि तुम ये, अब जैसे इस स्टेज जैसे हमने बोला था ना भाई, कंपटीशन रूम से बाहर आकर के ज्ञान देना आसान होता है। अब ऐसा सोच कब कर सकते हो भाई, जैसे सपोज करिए आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 45 में से पता चला आपको 15 ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है भाई 15 से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर ये देखा जाता है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ पढ़ा है, मतलब कुछ हमें लग रहा है कि हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो आपने जैसे पढ़ा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिखा, आपको सपोज करिए यही दिखा, आपको लगा यार हाँ यार कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। ठीक है, तो इसमें जितना तुम्हें ज्ञान आता हो भाई, देखो तुम्हारे पास समय है ही, 45 में से 15 कर पा रहे हो, बाकी के लिए है नहीं, तो बैठे तो आराम से ही हो। तो उन क्वेश्चन को ढूंढो जिसमें आप कुछ लगता हो हम कुछ जानते हैं, फिर उसमें जितना जानते हो उसमें पूरा तुम अपना ज्ञान लगाने का प्रयास करो।
कि भाई क्या हो सकता है। देखो छोड़ दोगे सिलेक्शन तो तब भी नहीं हो रहा है, 15 से होने वाला नहीं है। अगर उसमें तो भिड़ोगे, मतलब तुमने 10 क्वेश्चन भिड़े, 10 में हो सकता है तुम 5-6 सही कर ले जाओ। मेहनत करने में किस्मत भी साथ देती है। तो कई बार ऐसा होता है 2-4 सही कर लेगा जा करके। हम करें अगर 2 हुए, 2 में तुक्का लगा, 1 सही 1 गलत, तब भी आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, है कि नहीं भाई। 1 4 हुआ, 1 माइनस कर दिया, तब भी आपको 3 नंबर मिल रहे जा करके। हम करें 3 किए, 3 में 1 सही हो गया, 2 गलत हो गए, तब भी आपको 2 नंबर मिल रहे जा करके। ऐसा नहीं कि एक सही हो 5 गलत हो जाए, तो अगर बिल्कुल तुक्का लगा दो तब ऐसा होगा। लेकिन अगर थोड़ा जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन तो आप जस्टिफाई कर ही सकते हो ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब ऐसे आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी है 5-6 में 3 सही हो गए, 3 गलत हो गए, तब भी आप फायदे में रहोगे जा करके। तो इस केस में जब ऐसा हो तो उसमें जितना आपको समझ में आता हो उतना लगाने का प्रयास करो, क्योंकि छोड़ के आ रहे हो तब भी नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है कि जितना आपको नॉलेज हो उतना लगा दीजिए। तो ये तरीका रहता है। अब जैसे मान लो ना भी इलेक्ट्रोस्टैट जान रहे हो, अगर आप मैकेनिक्स के हिसाब से उसे सॉल्व करोगे तब भी आप उसमें कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो ये बात वही हो रही थी, जैसे इसमें हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में, कि पैरेलल वेक्टर है, मतलब इक्वल वेक्टर है या अनइक्वल वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है, यूनिफॉर्म वेक्टर है, इस तरीके से आएंगे। तो इस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन रहता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बताएं, जैसे शुरू में जब मैं पढ़ा रहा था, जो बच्चे शुरू में थे, जैसे मैंने कहा था ना कि जो पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन वाला, मेजरमेंट एरर वाला, अब उसको भी देख लो तो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन थे। अब जैसे स्क्रू गॉज, जैसे बच्चों का जो समय मैंने पढ़ाया था, जैसे एक क्वेश्चन था ये, आ स्क्रू गॉज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग 0 लिख रखी है, 0 mm। बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख रखी है वो 52 डिवीजन है, 52 डिविजन्स। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। द डायमीटर ऑफ द वायर, तो वायर का डायमीटर क्या होगा, ऑप्शन में लिख रखा है 0.26 सेंटीमीटर, दूसरा लिख रखा है 0.52 सेंटीमीटर, तीसरा लिख रखा है 0.52 सेंटीमीटर, और फोर्थ लिख रखा है 0.026 सेंटीमीटर। हाँ, अब पहली बात तो देखो तुम यहीं से आ जाओ, यूनिट पे ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है कि इसमें तो तब भी आसान कर, किसी मिलीमीटर कर देता, किसी में सेंटीमीटर कर देता, तो ज़्यादा वैसा हो जाता। मिलीमीटर है, यहाँ किस में दे रहा है, सेंटीमीटर, तो ये ध्यान रखेंगे। अब तरीका क्या होता है रीडिंग निकालने का, अगर मेन इसका फॉर्मूले का ध्यान देंगे, तरीका ये होता था मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल में होता था जो भी उसका डिवीजन मैच करता था इनटू लीस्ट काउंट, और माइनस होता था 0 एरर, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग 0 दे रखी है, नंबर ऑफ डिवीजन इसका सर्कुलर स्पेस दे रखा है 52। अब लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होता था, लीस्ट काउंट होता था मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, मिलीमीटर। तो कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर। इसको बदल लो सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, यही तो आया। इसको रख देंगे यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर, और 0 एरर दे नहीं रखी है। तो देखो रीडिंग की वैल्यू जो रीडिंग आई वो कितना हो गया 52, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 0.052 सेंटीमीटर बस, ठीक है। तो ये इसी तरह जैसे ये हो गया पहले चैप्टर से, ऐसे डायमेंशन के भी दे रखे थे। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे बुकलेट में खूब सॉल्व कराया है, यहाँ पर ये पूछ रखा है SN अपॉन SN+1, ठीक है। बुकलेट में जेई का पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मान लो किसी ने अगर एक इतनी बार जैसे कराया किया होगा तो अभी दिमाग लगा सकता है कि nth और n+1 उसमें जैसे पूछ रहा है तो उसमें करा रखा था, ठीक है। चलिए जैसे नहीं पता, आप जैसे कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, बताने मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ था, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें सिलेक्शन लाने के लिए हमने कहा कि आप 30 से 35 क्वेश्चन सही कर ले जा रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब देखो यही होता है कंपटीशन, सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होता है।
आपने जैसे आपने सर्किल में, आपके जैसे फ्रेंड सर्किल में देखा होगा, ज़रूरी नहीं आपका IQ लेवल बहुत तेज़ हो तभी आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। किसी फील्ड में बात करें, ऐसा नहीं डॉक्टर इंजीनियर की बात करें, किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम कर रहे हो, जो भी इंसान रेगुलरिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। इसी में बचपन में कहानी पढ़ाई जाती है ना, वो कछुआ और खरगोश की, ठीक है। अब कोई जैसे कई बच्चे जो होशियार बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ा हमें ही आता है, एक दिन बैठेंगे सब खत्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो ऐसा दिन कभी आता नहीं है कि एक दिन बैठे सब खत्म कर लें, क्योंकि उसके मन में भरोसा रहता है कि यार जिस दिन बैठूंगा सब खत्म कर लूँगा। ऐसे करते करते दिनों की संख्या होती रहती कम, ठीक है, और सिलेबस बढ़ता रहता जा करके। अब बाद में क्या होता है कि जब बहुत समय कम बचता है तो आपका दिमाग स्थायी नहीं रहता, फिर घबराहट ज़्यादा होती है। जो पढ़ रहे होते समझ में नहीं आता है कि हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, लगता है कि हमने पढ़ा है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहता है। इसलिए शुरू से जो रेगुलरिटी मेंटेन रखता है सिलेक्शन उसी का होता है। और ड्रॉबैक होता है, एक ड्रॉबैक एक ये क्या रहता है, जब शुरुआत में स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है, 1-2 साल तैयारी कर चुका हो, तो एक ही चीज़ को बहुत इलॉबरेट तरीके से पढ़ना चाहता है वो, यार ये तो मुझे आता है, हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे, कठिन आ गया तब भी हम कर ले जाएँ। इतनी तय बात है भाई, कठिन केवल फिजिक्स अकेले पेपर थोड़ी मिलेगा आपको, उतनी ही समय में आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है। यहाँ पर आप जब कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके सामने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है जा करके, ठीक है, बैठे हो आराम से सॉल्व कर रहे हो, यहाँ नहीं आए कमरे में आके कर रहे हो, कमरे आके फिर दूसरा में दोस्त से पूछ रहे, जो वहाँ हॉस्टल में रहता है उससे पूछ रहे जा करके, आपके पास 2, 4, 6 दिन उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो आपके दिमाग में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, चाहे तुम्हें खूब आता हो, अगर दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो गलत ही हो जाएगा। तो वही जैसे कह रहा हूँ, जैसे खूब कराया है, जैसे टेस्ट में भी खूब आते रहे हैं, अगर कुछ जैसे फॉर्मूले बेस है तो उनको जैसे छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, लेकिन क्या है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, SHM परफॉर्म कर रही गई बॉडी, उसकी फ्रिक्वेंसी n दे रखी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बताओ। तो जब वहाँ हमने लिखा रहे थे, SHM पढ़ा रहा था मैं, तो हमने कहा था जैसे SHM की इक्वेशन y = a sin ओमेगा t है। अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, फ्रिक्वेंसी हो जाती थी डबल और टाइम पीरियड हो जाता था आधा, तो मतलब इतने स्क्वायर हो गया, मतलब वो डबल हो जाता था। तो वहाँ खूब लिखवाया था जैसे बाद में, ठीक है। अब लेकिन ये है कि वहाँ पर याद आए तो ठीक है, बाकी जैसे कठिन के पीछे पढ़ करके सब उल्टा हो जाता है। अब जैसे डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जैसे एक और क्वेश्चन था, जैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट से दे रखा है, ठीक है, हाँ, जैसे दे रखा है E/G का दे रखा है, मतलब 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन थे इसके, 2 तो डायमेंशन से ही रख दिए उन्होंने, मतलब इतना छोटा सा चैप्टर है और 3 क्वेश्चन मिलते मतलब 12 नंबर हो गए। यहाँ E/G ये कह रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, पहला लिख रखा है m L0 T0, दूसरा m² L⁻² T⁻3, तीसरा m² L-1 T0 और फोर्थ लिख रखा है ml-1 T-1। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिए, एनर्जी की जो रहती है जा करके वो रहता जा करके ml² T-2, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब कई बार ऐसा तो ज़रूरी नहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपको याद ही रहे, तो कई बार ये रहता है अब जैसे दे दिया गया तो भाई निकाल सकते हो आप, अगर थोड़ा बहुत जैसे दिमाग लगाओ, जैसे में आपको नहीं है समय, तो इतना ये है कि इसमें जो रहता था वो m-1 आता था। अब यहाँ पर अगर हम m-1 लिखेंगे तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 ये है, +1 ये क्या हो जाएगा m⁻2 हो जाएगा। तो m⁻2 देखो इतनी तय बात होगी, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो इसमें से 2 रहेंगे। अब बाकी आपकी किस्मत, जैसे हम नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे क्या करेंगे, जो मर्जी है वो मार दो, ठीक है भाई। छोड़ने से तो सही है, हो सकता है कि आपका उसमें सही बैठ जाए, हो सकता है कि ना भी सही बैठे। अब जैसे अगर थोड़ा बहुत आइडिया और लगाएंगे, जैसे यहाँ पर सब कुछ की फॉर्मूला लिखते हैं, F बराबर रहता है G m1 m2, तो m² कर देते हैं, यहाँ रहता है r²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है Fr², यहाँ m²। फोर्स की डायमेंशन रहती है जाकर के क्या mlt-2, ये L² हो गया और यहाँ पर आ गया ये m²। तो ये देखिए ऊपर आया m-1 L³ T-2। अगर आपको इतना ही पता रहता T-2 होता तो T-2 क्या हो गया
कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, बाकी आप भूल जाइए, है नहीं। बाकी बीच का नहीं आ रहा है तो आपको पता है भाई t-2 रहता है तो जनरली में t-2 निकलते ही जा करके वेलोसिटी छोड़ दीजिए बस, ठीक है। तो t-2 आ रहा है तो ये पहुंच रहा है जा करके, ठीक है। तो ये है जैसे ये डायमेंशन का एक था। एक और ऐसे ही दे रखा था, वो भी डायमेंशन से रिलेटेड था। अब जैसे ये उसका था कैपेसिटर का, कैपेसिटर जैसे आप उसमें पढ़ाएंगे सर। अब ये एनर्जी दे रखी थी, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, एरिया ए दे रखा है, डी दे रखा है। तो इसका पूछ रहा है कि एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। तो वहाँ आपको लिखा जाता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो लिखवाया गया था। अब एनर्जी कह रहा तो ए डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल फॉर्मूले बेस्ड था जैसे। अब जैसे सेक्शन बी में उन्होंने जैसे बड़े बड़े कर दिए तो बच्चे उसी में जो है और ठीक है, लेकिन पेपर खैर उतना तो जैसा इजी होना चाहिए वैसा उन्होंने नहीं बना रखा था। एक और था जिसमें एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा था। ये दे रखा था। तो अगर जैसे नॉर्मली अगर जैसे रूल आउट करते, अब यहाँ पर कह रहा है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। तो एनर्जी की डायमेंशन बताओ, शुरू में इस तरह के क्वेश्चन कराए थे ना, तो ये पूछ रहा है तो एनर्जी की डायमेंशन देखिए क्या रहेगी। हम तो ये कहा था भाई यहाँ पर मान लीजिए ए, इसका मान लीजिए बी और टाइम मान लीजिए सी। तो एनर्जी की लिखते हैं तो क्या रहता है, एनर्जी का ml² t-2, फोर्स का रहता है जा करके ml-2, इसके पावर ए रहेगा तो ए यहाँ कर देंगे, ए यहाँ कर देंगे, ए यहाँ कर देंगे। ये क्या है, एक्सेलरेशन है तो LT-2 रहता है, LT- पावर बी है तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। टी टाइम है तो टी पावर सी होगा। अब इनको सिंगल करिए, यहाँ एम अकेले है तो एम अकेले रहेगा, एल यहाँ पर है, यहाँ पर है तो ये आ गया ए प्लस बी। टी देखिए ये -2 है, -2 भी है, यहाँ पर क्या है प्लस सी है, बस कंपेयर कर देना होता था ml² t-2। तो देखो m का देखेंगे पावर कितना है 1, इधर इसकी पावर a है, इधर कितना है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब l को देखो, l की वैल्यू लिख रही है a प्लस बी, ठीक है, l की वैल्यू a प्लस बी लिख रही है, यहाँ पर कितना है 2, तो ये 2 रखा, यहाँ 1 रखा, ये b रखा जा करके 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 हो गई, एक वैल्यू आ गई b की वैल्यू। अब इसको देखो -2a -2b प्लस c, यहाँ कितना है -2, रख दीजिए -2a ये वैल्यू 1 है, -2b की वैल्यू 1 है, प्लस c इज इक्वल टू -2। तो देखो -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, इससे इसको हटा दीजिए, c इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इस हाँ तो ऑप्शन जो इसने दे रखे थे तो FA/T2 ये लिख रखा है, लास्ट है FA/T²। भाई f की पावर a, b की पावर 1 और t की पावर कितना है 2। ठीक है, बाकी जो वेक्टर का था वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से दे रखा था, E क्रॉस B जो रहता है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर रहता है, वो अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो आएगा। मतलब ये अब वही हो गया ना, कठिन समझ करके जो आते थे वो भी गलत हो गए। चलिए, तो ये बात हम लोग जैसे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की हुई भी, और ब्रॉडली हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर दो रहे, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें पूरे उसमें जैसे हम
जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उनका देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए रहने दीजिए। पहला आ जाएगा इसमें यूनिट वेक्टर, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से लिखते हैं। यूनिट वेक्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट का मतलब होता है 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोला जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक। अब वेक्टर की बात आई तो वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। अगर इसका मैग्नीट्यूड हो गया तो डायरेक्शन क्या होगी, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, किसी यूनिट वेक्टर किसी न किसी वेक्टर से बनाया जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो जिस वेक्टर से बनाया जाएगा मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो लिखेंगे इसके आगे, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज अलोंग ओरिजिनल वेक्टर, अलोंग ओरिजिनल वेक्टर। जिस वेक्टर से ये बनाया जाएगा उसी के अलोंग रहेगी इसकी डायरेक्शन। तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो वहाँ जानेंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, ठीक। अब कोई अगर वेक्टर है तो वेक्टर को तो हम ऐसे लिखते थे, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर ऐसे टोपी पहने रहेगा ये, ठीक है। तो समझ आएंगे क्या है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे कर देगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इस तरीके से बना रहेगा, ए कैप है तो मतलब ए क्या है, यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और तो ऐसे लिख लेंगे इसको, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक। अब जैसे यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात आती है तो एक्स एक्सिस लॉन्ग होता है आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप रहता है। तो उनको लिख लेंगे यहीं पर हम, हालांकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से यही आएगा। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये इधर है एक्स एक्सिस तो आई कैप, ये वाई एक्सिस है तो जे कैप, ये जेड एक्सिस है तो इधर क्या आएगा, के कैप। तो एक्स एक्सिस अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई के अलॉन्ग जे कैप और जेड के अलॉन्ग के कैप रहेगा, ठीक है। ऐसे बना लेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा एक और चीज़ आ जाती है, जो कभी प्लस आई या माइनस आई, प्लस जे माइनस जे ऐसे लिखा रहता है तो इसको इधर बनाते हैं। तो इसको ऐसे ध्यान के, जैसे ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इधर रहता है प्लस, इधर रहता है माइनस, ऊपर रहता है प्लस, नीचे रहता है माइनस। तो जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये प्लस आई है तो जो इधर आएगा ओरिजिन के इधर ये हो जाएगा माइनस आई, इधर हम प्लस जे लिख रहे हैं तो अगर इधर देखेंगे तो आ जाएगा माइनस जे। इधर अगर हम प्लस के लिख रहे हैं तो अंदर की तरफ जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के। ये है इनसाइड, अगर ये क्या है आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, ये तो बने रहेंगे पहचान जाएंगे। लेकिन अगर लिखा है वेक्टर इज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब वो प्लस के होगा। अगर वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन तो क्या होगा, माइनस के होगा। बना लेंगे इसको ऐसे।
तो कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर प्लस माइनस में ही होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब ये हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसे बोलेंगे हम नल वेक्टर। तो लिखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो जीरो की डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, यहाँ पर जैसे पॉइंट रखा है ये, अब डायरेक्शन इसकी क्या बताओगे? तो डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, या इसी को लिखा रहता है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब स्वैच्छिक, जिसकी जो इच्छा उधर मान ले। भाई जीरो रखा है, अब कोई कहेगा इधर जा रहा है, कोई कह रहा है इधर जा रहा है, जो मर्जी हो मानो, तो उसमें कोई डिफाइंड नहीं होती, उसकी डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं। या आर्बिट्री मतलब स्वैच्छिक, जिसकी जो इच्छा हो उधर बताएगा। तीसरा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखो जहाँ भी टर्म देखो को लिखा होता है, जैसे को एजुकेशन मतलब गर्ल्स और बॉयज एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे तो को एजुकेशन होगा। को मीन्स साथ, प्लेनर मीन्स प्लेन। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर हों उसे बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स कर देते हैं। अब प्लेन कैसे पता चलेगा? ठीक है, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए वो एक्स और वाई के बीच में पाया जा रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया है कि नहीं है। तो कोई दो वेक्टर हैं, सपोज करिए एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर क्या है? एक्स और वाई के बीच में, तो मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो ए और बी क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई तीसरा वेक्टर है, सपोज करिए इधर बना रहे हैं वेक्टर सी, तो ये किस में? देखो वाई जेड प्लेन में है, तो इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, तो ये क्या होगा? नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए। मतलब वेक्टर ए और सी की बात करें तो ये नॉन कोप्लेनर है, मतलब ये अलग अलग प्लेन में है। और ए और बी की बात करें तो ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक, अब अभी जैसे समझ में आ रहा है, आगे हम लोग जानेंगे इसका मतलब क्या रहेगा, इससे कैसे इस पर न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिखेंगे वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन, या सीधे लिख लेंगे हैविंग सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर होंगे उसे बोला जाएगा कोप्लेनर। ठीक है, इसको बनाना फिर मैं नीचे लिखता हूँ।
ठीक है, देखो वेक्टर ए और बी कोप्लेनर हैं और वेक्टर ए और सी नॉन कोप्लेनर हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर ए एंड बी ये कोप्लेनर हैं। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी या कोई भी बात करें वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये क्या है, नॉन कोप्लेनर हैं। मतलब एक ही प्लेन पर नहीं है। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर लिखा नहीं रहा, अपने आप समझ गए। एक कोप्लेनर हुआ, दूसरा क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर। मतलब जो डिफरेंट प्लेन में हो, चाहे नीचे लिख लेना फोर्थ में, नॉन कोप्लेनर ऑन डिफरेंट प्लेन। ऑन डिफरेंट प्लेन। अगर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर, अगर डिफरेंट प्लेन में है तो नॉन कोप्लेनर। जो हमारा जरूरत कराएगा वो कोप्लेनर रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल हम दो लोग देखेंगे तो आएगा समझ में। नॉन कोप्लेनर क्या मतलब रहेगा, देखिए बताता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चन करने का। जैसे हम वेक्टर जब जोड़ते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ऐसे जोड़ा, तो फिर यहीं भी जोड़ा, जैसे बोर्ड है, ये प्लेन है तो ये एक ही प्लेन में तो है। तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर है या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो भी पढ़ेंगे, एडिशन सबट्रैक्शन, वो क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं, तो जैसे हमने किया भाई ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो आता है वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब रिजल्टेंट वो एक ही प्लेन में नहीं रहेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एक ही प्लेन पर मिलेगा, वो जो भी हम करेंगे वो यही मिलेगा ना। लेकिन ये जो रहता है मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक ही प्लेन में नहीं रहता है, तो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा जा करके। तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो आगे जैसे तमाम क्वेश्चन हमको मिलेंगे, देखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा प्लेनर कोप्लेनर। फिफ्थ लिखेंगे को इनिशियल। को इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। को इनिशियल फिफ्थ। को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को मीन्स क्या हुआ, साथ, इनिशियल मतलब जो इनिशियल पॉइंट है उनका सेम होगा। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे उन्हें बोलेंगे को इनिशियल। जैसे ये यहाँ क्या आ गया, ये इधर वेक्टर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, ये आया। तो ये देखिए क्या है, एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे, सब क्या हो गए, को इनिशियल। ठीक है, इसका उल्टा होता है को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर्स। तो टर्मिनेट मतलब क्या हुआ जाकर, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहे हों। ठीक है, ये जैसे ऐसे आ रहे हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, एक ही पॉइंट पर सब खत्म हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, को टर्मिनस। तो ये इसके आगे लिखेंगे सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और को टर्मिनस में क्या होगा, सेम पॉइंट ऑफ एंडिंग। ये रहेगा। अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो को इनिशियल, और एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं तो को टर्मिनस।
अच्छा, इसमें कितने लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे तो हमें आइडिया रहेगा ना, उस हिसाब से हम उसको बता देंगे क्यों। बस ठीक है, क्योंकि कई बार देखो ऐसा होता है ना भाई, सीधी सी बात है कि जो हम देखो वैसे तो सभी लोग हिंदी स्पीकिंग ही हैं, पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये रहता है, कोई ऐसा नहीं जो आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, जो वहाँ पर आपको टीचर पढ़ाएगा या जो भी प्रोफेसर होगा, उसमें मोर देन 50% वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ के निकले होंगे, ठीक है। लेकिन ये होता जैसे मैं ही हूँ, हिंदी मीडियम से ही पढ़ के निकला हूँ, लेकिन ये रहता है कि भाई एक आपको जो एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत उस शब्द को समझने में लगानी पड़ जाती है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम का रहता है वो थोड़ा आसानी से समझ जाता है। तो एक ये थोड़ा उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ जाता है। अब जैसे टर्मिनस कह दिया तो इस तरह टर्मिनस मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट कर दिया। तो जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार दिमाग में आते रहते हैं तो उनका हमें मीनिंग पता चल जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको उसके उस शब्द की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हमें थीम पता चल जाती है, हाँ ऐसा कह रहा है। जैसे यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रहा है तो आपको समझ अगर टर्मिनस मतलब यह होगा कि लास्ट में कहीं पर मिल रहे हैं, अगर कुछ ऐसा टर्मिनस बोला जाता होगा, अगर कहीं और भी लिखा हुआ आएगा तो उसको आप कोरिलेट कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि इसलिए आप जिस भी उसमें जाओगे, ठीक है, जैसे आप मेडिकल से हो तो मेडिकल में जाओगे तो वहाँ भी आपको ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के आप अकेले होगे, वहाँ आपके मोर देन 50% जो आपके टीचर होंगे या आपके जो सीनियर होंगे या जो आपके साथ सिलेक्शन लेके वहाँ पहुँचे होंगे वो भी हिंदी बैकग्राउंड से होंगे। बस ये है कि उनका जो भी रहा होगा सही से पढ़ लिया, सही चीज़ों को समझ लिया। और देखो पढ़ने पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये कहे, जैसे हमने इसके पहले भी आप देखिए, जैसे कोई ये कहे कि इस हिंदुस्तान में केवल सिलेक्शन उन्हीं का होता है, या जो बड़ी कोचिंग हम जैसे एलन हुआ है वहीं पढ़ते हैं जा करके, ऐसा तो नहीं होता जा करके। जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब एलन के स्टूडेंट तो नहीं भर जाते हैं। आप भी जैसे जाओगे, जैसे यहाँ से होता है, और भी ऐसे नहीं केवल यहीं अकेले से होता है, और भी जगहों से होता है, और भी शहरों से होता है। तो इसका मतलब ये तय बात है कि ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि जिसमें लोगों का एक सिलेक्शन लेने का एक तरीका अलग है, और तरीका अलग जैसे सुमन जो रेगुलरिटी मेंटेन रखेगा और पूछने में जिसको शर्म नहीं लगेगी। भाई अगर तुम हेजिटेट हुए, भाई जैसे सपोज़ करिए कोई शब्दावली भी है, कोई टर्म है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप क्लास में नहीं पूछ सकते हो, क्लास के बाहर पूछ सकते हो कि सर ये बताया था इसका मतलब समझ, हो सकता है आपको उसका मतलब पता चल जाए तो आपको आसानी से कर सको। कई बार ऐसा होता है मतलब नहीं समझ में आ रहा होता तो क्वेश्चन ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या पूछ रहा है, हो सकता है कोई मतलब समझाते तो हम तुरंत कर ले जाएँ। तो इसलिए नहीं आ रहा है तो पहली बात तो पूछने में शर्म नहीं करनी, हेजिटेट नहीं करना है। कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और सही बात है। खासकर कंपटीशन लाइफ में आपका देखो डबल नुकसान है। कैसे नुकसान है, मतलब इतना नुकसान है कि उसकी आप भरपाई नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज़ करिए किसी स्टूडेंट ने 3-4 साल तैयारी की, अब वो आता था क्लास में चुपचाप बैठा, उसने कहा यार ठीक है मास्टर जितना पढ़ा देगा उतना पढ़ लेंगे, हो जाएगा। अब मास्टर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ने से बच्चों को सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन उसका नहीं हो रहा है, उसे लगता है, और जबकि वो रेगुलर रहता है, पढ़ता भी है। तो उस ऐसे आप पाओगे हालांकि हर सोसाइटी में हर फील्ड में होते हैं। जैसे कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को वो बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बहुत बाचाल होते हैं, बहिर्मुख होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने छोटी सी बात को इतने एलाबोरेट करके बताएंगे कि पूछिए मत, ठीक है, इतना सब कुछ कह देंगे कि मतलब तुम सोचोगे अरे मेन बात क्या है ये तो बताओ, ठीक है। तो वो कहानी होती है। इसलिए पढ़ने के केस में ठीक आप इंट्रोवर्ट हैं। हमारे यहाँ जैसे कई स्टूडेंट थे, जैसे इसके पहले एक बच्ची थी जूली सिंह, उसका भाई आता है, तो वो जैसे उसने कभी मतलब क्वेश्चन नहीं पूछती थी, ठीक है, तो बता दिया आप, ठीक है, जैसे बहुत हिम्मत करके कभी आई क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो पूछ लिया। उसमें भी अगर जैसे 3-4 बच्चे खड़े हैं तो कॉल लौट जाए, वो तब देखती जब कोई सर अकेले बैठे हो तब पूछ ले। ऐसा तो बहुत रेयर कंडीशन होगा साल भर में कि सर अकेले बैठे हो, पूछ लेने कोई नहीं कोई तो पूछ ही रहा होगा। अगर कोई दिख जाता था तो वहीं लौट जाओ, सर टोक दो क्या कोई बात है, हाँ सर क्वेश्चन पूछना है, तब पूछ लें, नहीं तो चली जाती थी। तो अब जैसे इसके पहले उसका सिलेक्शन जो है मतलब वो होता ना उसी नंबर कुछ लोगों को मिला, उसको मतलब नहीं मिला, पिछले साल मतलब उसको मिल गया। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब चीज़ें ना पूछने, हो सकता है आपका सिलेक्शन पहले हो जाता, हो सकता है फिर आपको 1 साल लग गया। और तो अगर मान लीजिए आप अब कुछ वो ऐसे हैं जो मतलब बेसिक ही नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मान लीजिए आपने मेहनत से आपने तैयारी की, ठीक है, आपने खूब की, फिर नहीं सिलेक्शन हुआ, तो अगले साल आपका अपने आप पे भरोसा नहीं रहेगा। तुम ये सोचो कि यार इतनी मेहनत से मैंने पढ़ा था, नंबर मेरे इतने कम आए, सर पढ़ाते वही हैं, मैं कॉपी पलटता हूँ तो मुझे सब आ जाता है, हाँ ये लिखा है वो लिखा, फिर पता नहीं मेरा नंबर क्यों नहीं आते हैं। उसका कारण यही है कि आप उन चीज़ों को तो थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट कर दिया जाता है तो आप पकड़ नहीं पाते हो ये कहाँ से पूछ दिया गया। जब बाद में कोई समझा देता है लगता है हाँ ये तो लिखा है।
तो इसलिए आपको ये रखना है, जितना भी उसमें आप पहली बात तो क्वेश्चन की जितना प्रैक्टिस कर सकोगे फिजिक्स में, फिजिक्स के हर एक में यही होता है, जितना प्रैक्टिस कर सकोगे। आप क्वेश्चन की संख्या ऐसी नहीं कि एक चैप्टर में आप 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 200, 250, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। उन्हीं 250-300 क्वेश्चन को आप बार बार लगाओ। आप जब पहली बार लगाओगे, जब आपको मान लो कोई भी जैसे सीट मिलेगी क्वेश्चन बैंक की, मतलब 20 क्वेश्चन की मिली या 50 क्वेश्चन मिली, जरूरी नहीं है 50 में 50 सही कर लो। मैं कह रहा हूँ जैसे इस मैं वेक्टर जब दूंगा, मैं आपको सब सॉल्व करा दूंगा, अभी बता रहा हूँ, आप नोट करके देखिए। जितने भी उसमें रहेंगे 100, 150, 150 जितने भी रहेंगे हम सब सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप हफ्ते भर का था 5 दिन बाद उसी क्वेश्चन को आप फिर सॉल्व करके देख लीजिए, आपके 50 में 50 सही नहीं होंगे। आपसे जो अब से कंडीशन ये है कि टाइम फ्रेम लगा दे अपने, जैसे अलार्म सामने रख लिया कि भाई हमें 50 क्वेश्चन है, हमें 1 घंटे में करना है, मतलब 60 मिनट में करना है। आप देख लेना आप गलत कर जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन गलत कर जाओगे जो आपको लगेगा हाँ ये तो आता था। तो ऐसा उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार लगाते रहोगे। जब एक बार गलत होगा तुम सोचोगे यार आता था ये क्यों गलत हो गया, तो फिर से सोचोगे, उसे पलट कर देखोगे जहाँ सॉल्व कराया गया होगा। ऐसे आपको उसकी थीम पता चलेगी, आपको लगेगा हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब बार बार उसी चीज़ पढ़ते रहोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे कोई भी हो, आप किसी भी मीडियम से हो, आप पूछने में आप हेजिटेट मत होना, कितनी बार पूछो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी प्रयास रहेगा, आपको जैसे सुधार होगा तो टीचर को भी अच्छा लगता है। आप में सुधार नहीं होगा, आपके नंबर कम आएंगे तो हमारा भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा फ़ायदा तभी है जब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये है कि कोचिंग से या टीचर का बस ये हो जाता है कि मतलब 100 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, अगर मान लो 300 में से 5 का हो गया, 10 का हो गया, उसका तो कल्याण हो जाता है। लेकिन आपका कल्याण नहीं होना है। आपका कल्याण तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके मन में जो एक हेजिटेशन है उसको आप तोड़ देंगे। हेजिटेशन टूट जाएगा, जो भी है पूछो उसमें भाई बहुत ज़्यादा क्या होगा। मान लीजिए जैसे आपने क्लास में पूछ दिया, देखो एक्सट्रीम क्या होगा, मतलब जैसे कई बार जैसे दिमाग में आता है पता ही नहीं होना क्या पूछ दूँ, पता नहीं, सब लड़के हंसने लगे कहते ये तो आसान चीज़ थी, पर इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। मान लीजिए उस हंसने से आपका सिलेक्शन हो गया और जो हंस रहा था उसका नहीं हुआ, तो इसलिए कभी ये मत सोचो। मान लो उस समय भी बता दिया नहीं हुआ तो आप बाद में पूछ सकते हो, कभी ये नहीं देखना है। कई बार ऐसा होगा, जैसे सपोज करिए आपने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में आप पूछने मात्र को 3 ही आपको समझ में आए, टीचर ने सब 10 बता दिए, लेकिन तब भी आपको 3 आए, 7 तब भी नहीं आए, कोई बात नहीं, 3 आए, उन 7 को फ्रेश प्रयास करिए, फिर उनसे पूछिए 7 में हो सकता है 2 फिर आ जाए, 5 ही बचेंगे। जब धीरे धीरे करोगे एक दिन ऐसा होगा 10 में से 7-8 तो कर सकते हो, 2 मतलब तब भी नहीं आगे छोड़ दो। लास्ट जब वो आगे जब रिवीजन करने के समय आओगे तो वो भी 2 आ जाएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर बिल्कुल ही छूट जाएंगे वो। तो ये है, आपको मीडियम कोई भी हो आपको ये नहीं सोचना है। अब मैं जैसे अगला जैसे वेक्टर का टाइप बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट था इसके 1 साल पहले, जैसे अगला टाइप है 5th हो गया, 6th 7th कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब हमने कहा को मीन्स साथ, लीनियर मतलब लाइन, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हों उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है। तो लिखेंगे इसमें वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, वेक्टर्स ऑन और अलोंग सेम लाइन, एक ही लाइन पर हो या एक ही लाइन के अलोंग हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसमें जैसे क्वेश्चन करा तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसे बच्चे ये हो जाता है ना, तो आगे हम आपको भी कराएंगे। जैसे उसमें SC वर्मा में क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने कहा कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस के अलोंग ऐसे जो है 3 वेक्टर बना रखे थे। ये है खूब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह दे रखा है। रेडियस है, रेडियस सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे जितना वेक्टर A होगा, ये O A B C ऐसे लिख रखा था। आगे हम पढ़ाएंगे जैसे 2 आइडेंटिकल वेक्टर हैं, ये अगर जैसे ये A है ये A है, इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। इन दोनों जो रिजल्टेंट आएगा इससे मिडिल से जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है 90 डिग्री या A√2 हो जाता है। ये एंगल दे रखा था 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा सपोज करिए जैसे ये R है रेडियस है, तो इन दोनों को जो रिजल्टेंट आएगा कितना हो गया R√2। अब वो किधर जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच से, मतलब 45 डिग्री पर, तो ये इसके अलाउंग आ गया R√2। तो हमने कहा देखिए ये क्या थे कि ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में है, को प्लेनर वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट वो एक ही लाइन के अक्रॉस आ गया, क्या हो गया कोलिनियर। अब वो स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज हो गया, बोला सर अभी तो आप कह रहे थे ये को प्लेनर है, आप कह गए को इनिशियल हो गए, मतलब कोलिनियर हो गए।
तो पहली बात आप ये समझिए, ये जो लाइन आई है वो इसी प्लेन में तो है, कोई दूसरे प्लेन में तो चली नहीं गई है। देखो जो को प्लेनर वेक्टर है या जो को लीनियर वेक्टर है वो को प्लेनर भी तो है उसी प्लेन। अब ऐसी ये लाइन इधर है और ऐसी लाइन हो जाए तो उसी लाइन पे तो नहीं रहा ना वो, अगर उसी लाइन में होगा तो उसी प्लेन में तो आएगा वो। अब वो इसी बात में कन्फ्यूज है उसको, जैसे कई बार जैसे खड़ा हो गया ऐसा, सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है। बाद में 1-2 दिन बाद जब उसको, मैथ का स्टूडेंट था, जब मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में पूरा मतलब वेक्टर एनालिसिस है वो तो एक किताब ही चलती है, जब पढ़ाया गया होगा, जब उसको वो वेक्टर पढ़ाया गया तब उसे समझ में आया हाँ सर ऐसा ही होता है जा करके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। कई बार एक स्टेप में अगर हो सकता है उसका दिमाग वहाँ पर सेंट्रलाइज ना हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बाद में कुछ और। जैसे मान लिया यही बता रहा था मैं, जैसे हमने कहा कि वेक्टर अगर ये बाहर की तरफ जेड एक्सेस है तो प्लस के रहता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट था, उसको अपना इतना कॉन्फिडेंस था, किसी स्कूल से, अच्छे स्कूल से पढ़ के आया था, तो कह रहा नहीं सर जो माइनस के होगा, और खूब ऐसे जैसे पढ़ा रहे, जैसे आपको बताया, वो खड़ा हो गया, बोले सर आप गलत बता रहे हो। तो अच्छा मेरा ये सिद्धांत है, मैं कभी देखो आप में अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो किसी फील्ड में, आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आप चाहते हो हम नई चीज़ें सीखें, तो पहली बात तो आपको देखो किसी से भी सीख सकते हो। आप जो एक झोला छाप डॉक्टर है आप उससे भी सीख सकते हो, और जो एक्सपर्ट है स्पेशलाइज्ड आप उससे भी सीख सकते हो। आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या किसी फील्ड में हो, आपको सीखने का बहुत लोगों से मिलता है। मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझता हूँ कि यार मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि परफेक्ट 100% एफिशिएंट कोई नहीं होता है। तो अब उसने कहा कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, तो हमने कहा भाई क्या गलत बता रहे हैं हमें बताओ। बोला सर अगर आउटवर्ड है तो माइनस के होगा, अगर इनवर्ड है तो प्लस के रहेगा। अब इसका कोई रूल तो है नहीं, ठीक है भाई। अलजेब्रा जैसे जो बनाया गया मैथमेटिक्स उस हिसाब से इस तरीके से है। तो उस समय मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था, उसमें फोर्स की वैल्यू निकाल रहा था कि उस पर जैसे फोर्स डायरेक्शन निकालते हैं ना, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा जा करके। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट उसमें तो ये रहता है भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो, लेफ्ट हैंड रूल लगा तो उससे भी पता चल जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी पता चल जाता है। जैसे वहाँ पर लगाते हैं F बराबर रहता है V क्रॉस B, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और चाहे उसमें आप रूल लगा लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने फिर से दोनों से करके दिखाया। हमने कहा अगर देखो माइनस के कर रहे थे तो उल्टा हो जा रहा था, और प्लस के कर रहे थे उसी से आ रहा जैसा ये रूल रहता है। तो कई बार स्टूडेंट आप जैसे इस स्टेज में पढ़ो तो आपको नहीं पता भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा जा करके, लेकिन जब आप धीरे धीरे आप चीज़ों को पढ़ जाओगे तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के कई रास्ते पता चल जाएंगे। क्या देख लेंगे ऐसा भी होगा या ऐसा होगा, तो ये रहता जा करके। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि स्टूडेंट को जो पहले पढ़ा होता है, जैसे सिंपल सी बात जैसे करंट वाला है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ऐसे कई स्टूडेंट मिल जाते हैं जिनको वहाँ पर लोअर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ाया गया होता है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके दिमाग में यही बैठा हो तो बोल रहे हैं सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको यही लगता है जा करके। लेकिन वही चीज़ जब कंपटीशन में आती है सब उल्टा हो जाता है। तो अब ये भी चलन हो गया है कि ये चलन ये है कि अक्सर होता भी है कि कोई ज़रूरी नहीं जो संस्था एग्जाम करा रही है 100% सभी क्वेश्चन सही हो, कई बार उनके ऑप्शन गलत निकल जाते हैं, बाद में करेक्शन देते हैं। तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो भी कहता था नहीं नहीं ये इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये तो देख लेना अगली बार ही आएगा। अब वो ऐसे चलता रहता जा करके। तो ये एक बार आपके मन में जो कंट्रोवर्सी आ गई तो इतनी आसानी से वो जाती नहीं है, तो ये रहता जा करके। तो वही हो कोलिनियर वेक्टर है तो कह दिया, तो कन्फ्यूज था कोप्लेनर कोलिनियर में। भाई कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पर होंगे या एक ही लाइन के क्रॉस होंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसके आगे कोलिनियर के आगे वेक्टर्स ऑन और अलोंग सेम लाइन, उनको हम कोलिनियर कहेंगे। जैसे ये कहा गया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये देखिए क्या हुआ जा करके कोलिनियर। अब दूसरा एक वेक्टर सपोज करिए ए लिख रखा और इसी पे एक वेक्टर दूसरा बना दें हम, ये भी क्या है कोलिनियर वेक्टर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए है और इधर ये वेक्टर बी कर दिया, ये भी क्या है एक ही लाइन पे तो है, कोलिनियर वेक्टर है। बस अंतर ये है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री एंगल है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन है 0 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री एंगल, बस इतना अंतर है। लेकिन है तो एक ही लाइन पर ना, बना लेंगे। कोलिनियर, हाँ कोनिशियल होगा, जैसे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन है ये एक ही लाइन पर, तो कोलिनियर है।
ठीक है। अब जैसे आपको अभी वेक्टर एडिशन कुछ नहीं पढ़ा, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, ठीक है, कि इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा। तो जैसे ये दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट तो a√2 हो जाता है तो r√2 हो गया। अब इनको तुमने हट गई है तो एक वेक्टर देखो r पहले था और इसके अलॉन्ग और क्या आ रहा है r√2। अगर मान लीजिए दो फोर्स हो और सेम डायरेक्शन में खींच दें, जैसे मान लीजिए कोई हमें पकड़े हो, एक इंसान हमें ऐसे आगे तरफ खींच रहा है और दूसरा और आगे तरफ खींचे, तो दोनों का फोर्स जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, इन दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा r प्लस r√2, तो r कॉमन ले लिया 1 प्लस √2, ये रिजल्टेंट हो गया जा करके। यही कई बार जैसे पूछा गया कि SC वर्मा में दे रखा है और हर जगह पूछा गया है। तो r ऑफ 1 प्लस √2 कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होगा, सेम लाइन में। आगे जैसे आप पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ में क्या रहता है, जैसे कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसी एक सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अब जैसे ये वायर है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर ये आता है कि ये सपोज कि पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। वहाँ पर जैसे ये रहता है जा करके B = μ0/4π I dl क्रॉस r अपॉन क्या रहता है r3। हालांकि आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर जैसे और ऐसे देख लिया तो I dl sin थीटा रहता है, ये अपॉन इधर r² रहता है, और यहाँ पर ऐसे रख दो μ0/4π। उतना जाने का मतलब नहीं है, आगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पर देखो इधर जा रहा है एंगल कितना है 0, करंट इधर जा रही है ना, और इधर देखें तो एंगल कितना है 180। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अलॉन्ग मतलब उसी लाइन पर कितनी मिलेगी 0। तो वहाँ ये लिखा दिया था अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ वायर या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहती है। तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो वहाँ भी मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोलिनियर बोल दिया जाता है। एक ही लाइन पर दो पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं, किसी वायर पर दो पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं, उन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो कोलिनियर है मतलब क्या है, उसी लाइन पर तो हैं, लाइन पर है तो थीटा 0 होगा या तो 180 डिग्री होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो ये बात हो गई कोलिनियर वेक्टर। 8th लिखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या होगा, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। हाँ, पैरेलल के लिए सेम डायरेक्शन होना जरूरी है, तो एंटी पैरेलल बोला जाएगा उसको। हाँ हाँ, हैविंग सेम डायरेक्शन। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। तो डायरेक्शन तो जरूर सेम होगी, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अगर उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं तो एंटी पैरेलल कहा जाएगा। अब बनाते हैं, जैसे ये बनाया सपोज करिए एक वेक्टर A और ये बनाया दूसरा वेक्टर। मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंट हैं। भाई लंबाई क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो बताता है डायरेक्शन। और दूसरा बना दिया ये, बना लेंगे ऐसे। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम, मैग्नीट्यूड के सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम है तो क्या बोलेंगे इसको, भाई देखो मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, इस लेंथ जो है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, उन्हें बोला जाता है इक्वल वेक्टर।
दोनों क्या सब तरीके से बराबर हो, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया और डायरेक्शन बराबर हो गया, उसे बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। और जबकि ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये जो आ जाएगा वो इक्वल वेक्टर आ जाएगा, इक्वल वेक्टर्स लिख लेंगे नीचे इसी के, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन सेम रहेंगी। ठीक है, 9th। अब एंटी पैरेलल लिख लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होंगी, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। बनाते हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे इसमें हमने देखा था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम थी तो इक्वल बोला गया। यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाँ अपोजिट। एंटी पहले तो दोनों हैं, अपोजिट बोलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, तुम लोग डेली लाइफ में वैसे बोलते हैं कि यार उसका जस्ट उल्टा है तो नहीं, जैसे दो भाई हैं दो बहनें, कहते हैं यार उसके जस्ट दोनों भाई बहन बिल्कुल उल्टा हैं। ठीक है, तो वही कहानी, मतलब बिहेवियर जो है, नेचर है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अपोजिट वेक्टर। ये आ जाएगा अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स। तो अपोजिट वेक्टर का एप्लीकेशन रहेगा, तो नीचे हम स्टार लगा के फिर से लिख दे रहा हूं मैं। अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट या रिवर्स। मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन रिवर्स अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट मतलब कितना रहेगा, 180 डिग्री पर रहेगा जा करके। अब जैसे ये कोई वेक्टर ए बनाया तो इसका अपोजिट वेक्टर बनाना है हमें, वेक्टर ए का। वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। भाई ये ए था और माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा अपोजिट वेक्टर। तो ये हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या रिलेटिव मोशन या एवरेज वेलोसिटी, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस में क्या होता है, घटाना पड़ता है, घटाना कर माइनस लगाएंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर। बाकी के ऐसे तो तमाम रहते हैं, कनकरेंट वेक्टर रहते हैं, उतने कोई किसी जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपकी कोई काम के हैं। सिर्फ आपको जो काम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल रहेंगे जा करके। ठीक है, अपोजिट वेक्टर हम डिफरेंस ऑफ वेक्टर में हमें जरूरत पड़ेगी जा करके, नल वेक्टर पता रहेंगे और कोप्लेनर वेक्टर, ये 4-5 की बस ज़रूरत पड़ेगी, हमें थोड़ा आइडिया रहेगा तो समझ सकते हैं क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तो दो वेक्टर जोड़ रहे हैं उसमें जो भी स्पेस में, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और फिर रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचो, तो अभी तो बेसिक है ये।
अब एडिशन ऑफ वेक्टर से फिर आपको अपना दिमाग लगाना है। तो कुछ पूछना हो तो पूछो। बोला अभी क्या पूछें है? सर पढ़ा रहे होंगे। मेजर ऑफ टू क्वांटिटी बिलोंग द प्रिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए बी मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। पहला तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 इंटू 0.1, 0.25 हो गया 0.25 सबको ले रखा है, ठीक है। लेकिन जो एरर होती है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है। रिलेटिव एरर से करेंगे 0.5 1.2.5 ये आ जाएगा कितना 0.2, उधर आ जाएगा 1/10 of 0.1 0.3 और 0.3 इंटू कितना करेंगे हम ये करेंगे 0.25 0.3 to 0.25 करो कितना आ जाएगा 0.75 आएगा ना। 75 मतलब तुम्हारा करीब आ रहा है 0.3। इसमें जो है ये जैसे आपने निकाला 0.3 आ रहा था, ए इंटू बी आ रहा था 0.25, ये कितना है 0.75 1 2 3 कितना है 0.07। अब इसको तो 2 लगाना है क्योंकि सिंगल वैल्यू में 2 है, कितना आ जाएगा 0.08। तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। इसमें जैसे आपको बताया जाएगा कि जैसे आप जब निकालते हैं जैसे रिलेटिव एरर जैसे टोटल निकालना है तो ये भी जो भी टोटल आएगा टोटल एरर का तो उसमें एरर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे तुमने इसकी एरर निकाली डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, जो टोटल एरर आएगी फिर हम इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें, तब वो टोटल एरर होती जाकर के। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल रहता है, खासकर मल्टीप्लाई किया जब से अगर आपसे कुछ नहीं कह रहा है तो आपको टोटल एरर ही निकालनी रहेगी, जब मैक्सिमम एरर कहेगा। अब जैसे यहाँ प्रिसीजन लिमिट बोल देगा या तो तब भी यही रहता है जाकर। अब पहला वाला दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है यह है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 40 है ये NCERT के एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया है, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है, मतलब जो जेईई मेंस है और जो नीट का है ये कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस रखता है 100 प्लस माइनस 3 ओम और दूसरा लिख रखा है 200 प्लस माइनस 4, ठीक है। कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे आप जैसे पढ़ेंगे क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 या R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो R1 R2 200 इंटू 100 200 इंटू 100 अपन R1 प्लस R2 मतलब कितना जाएगा 300 कट कर दिया 200/3 200/3 मतलब कितना जाएगा 66 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 66 सब में दे रखा है। बात आती है एरर की। तो एरर में जैसे फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा डेल्टा R अपॉन R, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्या आता है एरर का फॉर्मूला, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार उसे सॉल्व करके तो देखोगे कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या रहेगा जाकर के ये आपने लिखा R3 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 प्लस R3 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। R3 की वैल्यू कितनी आ रही है 200/3 और R1 वैल्यू कितनी है 100 का होल स्क्वायर और डेल्टा R1 कितना है 3 प्लस R3 की वैल्यू है 200/3, R2 वैल्यू दे रखी है 200 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2 वैल्यू है 4। 200 से 200 कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस यहाँ तो कर गया 1/3 का होल स्क्वायर करो तो 1/9 इंटू कितना आ रहा है 4, 4 3 या 12 12/9 प्लस 4/9 कितना आया 16/9 9 बन गया 9 कितना हो गया 7 पॉइंट लगा 70 कितना आ गया 1.7। तो जो आंसर आपको पहुँचे जा करके 1.77 आएगा 63 1.7 लगभग कितना आ गया 1.8। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया
66.67 प्लस माइनस 1.8 होगा। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जब R1 है, यहाँ पर डेल्टा R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर डेल्टा R2 है। RP मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले का मतलब RP अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2, RP अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। अब ये एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है, कई बार पूछा गया, लेकिन स्टूडेंट के तब भी गलत होते हैं। अब आपको जैसे मिलेगा, जब टेस्ट होगा ना, इसी तरीके अगले दिन आपको मैक्सिमम लोगों को गलत होगा, क्योंकि ऐसा है ना, बात इसकी नहीं होती, क्योंकि बाकी के जो तरीका है उससे इसका डिफरेंट आ रहा है। और ये आपको तभी याद रहेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसको देख के जाओगे, तभी याद रहेगा, तो भूल जाओगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है।